अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चरर में आप सबका खैर मकदम है। आपके खिदमत में एक अहम पेपर AECC उर्दू एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्स लेकर हाजिर हुई हूँ। ये पेपर वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी के सिलेबस के हिसाब से सेकेंड सेमेस्टर में आपके निसाब में शामिल किया गया है। ये पेपर BA, BSc, BCom सभी के लिए है और इस पेपर का सिलेबस क्वेश्चन पैटर्न सेम होता है, चाहे वो जनरल स्टूडेंट हो या ऑनर्स। अजीज तलबात, हमारे आज के लेक्चरर का मौजू है कृष्णचंद्र का अफसाना महालक्ष्मी का पुल। तलबा की अफादियत के पेश नज़र मैं इस 1 घंटे के लेक्चर में इस मौजू को मुख्तसर तौर पर पेश करने की कोशिश करूंगी। अफसाना महालक्ष्मी का पुल कृष्णचंद्र का एक शाहकार अफसाना है। तकसीमी मुल्क से पहले और इसके बाद उर्दू अफसाने की जो दुख भरी नाम मिलते हैं उनमें कृष्णचंद्र का नाम अहमियत रखता है। इनके माशरीन में सआदत हसन मंटू, राजेंद्र सिंह बेदी, इस्मत चुगताई, कुरतुल हैदर नुमाया हैसियत रखते हैं। इनकी पैदाइश 1914 को पंजाब में हुआ। इनका बचपन कश्मीर में गुजरा और लाहौर में तालीम व तरबियत पाए। जिंदगी के आखिरी अयाम मुंबई में गुजरा और वहीं 1977 में उनका वफात हुआ। उन्होंने अपनी जिंदगी का आगाज वकालत से किया, लेकिन इतनी मसरूफियत के बावजूद भी उन्होंने उर्दू और अंग्रेजी में कहानियां लिखने लगे। उन्होंने अफसाना निगारी का आगाज रोमानी कहानियों से किया, लेकिन रफ्तार वक्त के नतीजे में अफसाना समाजी हकीकत निगारी की तरफ रुजू किया और गिरदोपेश की दुनिया में करहाती इंसानियत को अपना मौजू बनाया। महालक्ष्मी का पुल कृष्णचंद्र का मशहूर अफसाना है। इसमें उन्होंने समाज के तबकाती निजाम के तहत गरीबों और लाचारों की खस्ता हाल जिंदगी के मुकाबले में उन अमीर हक्काम की ऐश परस्ती और दिखावे का नक्शा खींचा है। आइए ये देखने की कोशिश करें कि महालक्ष्मी का पुल का प्लॉट क्या है और अफसाना निगार किस फनकाराना हैसियत से अमीरों और गरीबों की जिंदगियों की तस्वीर कसी करते हैं। अफसाना महालक्ष्मी का पुल। इब्तदाई तौर पर मैं ये बता दूं कि शहर मुंबई में महालक्ष्मी स्टेशन है, उसके दूसरी तरफ महालक्ष्मी का मंदिर है, साथ ही रेस कोर्स है और उसके थोड़ा सा आगे जाकर एक बदरो, उसके ऊपर एक पुल है जिसको महालक्ष्मी का पुल कहते हैं। और इसके इर्द गिर्द तमाम गरीबों और मस्कीनों के घर हैं और वह सारी आबादी और बस्ती उन लोगों की है जो कि गरीब है, लोगों के घरों में काम करते हैं और निहायत कम आमदनी के लोग वहां पर रहते हैं। पूरे मसाइल में घिरे हुए छोटे छोटे घरों में खोलियों में रहने वाले लोग हैं और ये महालक्ष्मी का पुल जो है असल वह चीज है। इसके इर्द गिर्द के अलावा जो हमें मुसन्निफ ने बताया है उसके बारे में हमें पढ़ना है। अफसाना महालक्ष्मी का पुल में सबसे पहले महालक्ष्मी का पुल नजर आता है। महालक्ष्मी के पुल के दाहिने और बाएं तरफ लोहे के
जंगले पर 6 साड़ियां लहरा रही हैं। ये साड़ियां कोई कीमती नहीं है, उनके पहनने वाले भी कोई बहुत ज्यादा कीमती नहीं है। ये लोग हर रोज उन साड़ियों को धोकर सूखने के लिए डाल देते हैं और रेलवे लाइन के आर पार जाते हुए लोग महालक्ष्मी स्टेशन पर गाड़ी का इंतजार करते हुए लोग गाड़ी की खिड़की और दरवाजों से झांककर बाहर देखते हैं। इन साड़ियों की मुख्तलिफ रंग है। यहाँ पर कृष्णचंद्र ने मंदिर का भी जिक्र किया है और बदरों का भी। ये वो मंदिर है जिसमें इंसान के दिल की गलाजत धुलती है और बदरों में इंसान के जिस्म की गलाजत। और ठीक उसी के ऊपर जो पुल है उसके ऊपर 6 साड़ियों का जिक्र किया गया है जो पुल पर लहराती हुई नजर आ रही है। उन साड़ियों का रंग मुख्तलिफ है, भूरा, गहरा भूरा, मिटमैला नीला, करमजी भूरा, गंदा सुर्ख, कनारा गहरा नीला और लाल। वह लोग अक्सर इन्हीं रंगों को फिजा में फैले हुए देखते हैं। ये साड़ियां मतवातिर धोए जाने की वजह से उनके रंगों की आब व ताब मर चुकी है। ये सस्ती घटिया किस्म की साड़ियां हैं जो कसरत इस्तेमाल से और रोज धोने से तार हो चुकी है। मैं इन साड़ियों की जिंदगी को जानता हूँ क्योंकि मैं लोगों को जानता हूँ जो इन साड़ियों को इस्तेमाल करते हैं। ये लोग महालक्ष्मी के पुल के करीब ही बाएं तरफ 8 नंबर की चौल में रहते हैं। ये चौल मतवाली नहीं है, बड़ी गरीब की चौल है। मैं भी इसी चौल में रहता हूँ। कृष्णचंद्र ने इन 6 साड़ियों के जरिए वहां के रहने वाले लोगों के रहन सहन, उनकी बेकसी, बेचारगी, लाचारी को दिखाने की कोशिश की है, जो कि उन्होंने करीब से देखा है और वहां की हकीकत को बयान करने की कोशिश की है अपने इस अफसाने के जरिया। इसलिए आपको यहाँ पर वह कहते हैं कि मैंने इन साड़ियों को इस्तेमाल करते हुए लोगों को करीब से देखा है, क्योंकि इसलिए कि आपको इन साड़ियों और उनके पहनने वालों को मुतालिक सब कुछ बता सकता हूँ। अभी वजीर आजम की गाड़ी आने में बहुत देर है। वहां पर इस कहानी में ये भी दिखाया गया है कि उसमें वहां पर वजीर आजम की एक तकरीर थी, वहां वजीर आजम आने वाले थे। तो यहाँ पर अफसाना निगार कहते हैं कि जब तक वजीर आजम नहीं आते हैं तब तक मैं इन 6 साड़ियों के मुतालिक आपका तारुफ करवाता हूँ। अभी वजीर आजम की गाड़ी आने में बहुत देर है, आप इंतजार करते करते उकता जाएंगे। इसलिए अगर आप इन 6 साड़ियों की जिंदगी के बारे में मुझसे कुछ सुन ले तो वक्त आसानी से कट जाएगा। इधर ये जो भूरे रंग की साड़ी लटक रही है, यानी पहली साड़ी का जिक्र हो रहा है यहाँ पे। इधर जो भूरे रंग की साड़ी है ये शांताबाई की साड़ी है, पहला किरदार शांताबाई है। और जो दूसरे भूरे रंग की साड़ी है जो शांताबाई की साड़ी के पास लटक रही है, जिसका गहरा रंग भूरा सिर्फ मेरी आंखें देख सकती है। यहाँ पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि इस गहरे भूरे रंग को सिर्फ वो अपनी आंखों से देख सकते हैं। वो जीवनाबाई की साड़ी है। दूसरा किरदार यहाँ पे जीवनाबाई। शांताबाई की जिंदगी भी इसकी साड़ी के रंग की तरह भूरी है। शांताबाई बर्तन मांजने का काम करती है, उसके 3 बच्चे हैं, एक बड़ी लड़की है, 2 छोटे बच्चे हैं, 2 छोटे लड़के हैं। शांताबाई का खावंद 7 मिल के कपड़ खाते में काम करता है। शांताबाई अपने 6 वर्ष की बच्ची को भी साथ ले जाती है जहां वह काम करती है, और दोपहर के करीब वो वापस आती है। और वापस आने के बाद
वह नहाती है और अपनी साड़ी धोती है और सुखाने के लिए पुल के जंगले पर डाल देती है। जीवनाबाई, यहाँ हमने शांताबाई की किरदार को पढ़ा कि शांताबाई का क्या किरदार रहा है। वो एक गरीब मजदूर है और वो अपने 3 बच्चों के साथ रहती है। दो छोटे छोटे लड़के हैं और जो एक 6 साल की बेटी है उसे वो अपने साथ जहाँ वो काम करती है, जहाँ वो बर्तन मांजने जाती है, वहां उसे अपने साथ ले जाती है और फिर वापस आने के बाद वो अपने घर का सारा काम करती है, नहाती है, धोती है, कपड़े धोती है और साथ ही खाना भी बनाती है और फिर अपने घरेलू जिंदगी में मसरूफ हो जाती है। आइए जीवनाबाई की कहानी पर नजर डालें। जीवनाबाई की साड़ी जो शांताबाई की साड़ी के साथ लटक रही है, इन दोनों की जिंदगी में ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 19-20 का ही फर्क है। गहरे भूरे रंग की है। इनकी साड़ी का रंग क्या है? गहरे भूरे रंग की। शांताबाई की साड़ी का रंग क्या था? सिर्फ भूरा, और इनका गहरा भूरा। बज़ाहिर इसका रंग शांताबाई की साड़ी से भी फीका नजर आएगा, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो इस फीकेपन के बावजूद ये आपको गहरे भूरे रंग की नजर आएगी। जीवनाबाई बेवा है, इसलिए वह हमेशा पुरानी चीजों से नई चीजों को मजबूत बनाने, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो इस फीकेपन के बावजूद ये आपको गहरे भूरे रंग की नजर आएगी। जीवनाबाई बेवा है, इसलिए वह हमेशा पुरानी चीजों से नई चीजों को मजबूत बनाने के ढंग सोचा करती है। जीवनाबाई जो हद दर्जा इफलास और लाचारी की जिंदगी गुजारती है, इसकी बेटी इफलास से तंग आकर फारस रोड पर चमकीला भड़कीला लिबास पहनकर बैठी रहती है। अब आइए तीसरी साड़ी। तीसरी साड़ी सावित्री की है। तीसरी साड़ी का रंग मत नीला है, यानी नीला भी, मैला भी और मटीला भी। ये साड़ी उसकी बीवी की है। वह खुद कलरकी का काम करता है। इसे 65 रुपये मिलते हैं। वह 8 नंबर की खोली में रहता है। वह कहता है वजीर आजम समुंदर के किनारे एक शानदार तकरीर करेंगे। उस मौके पर लाखों आदमी जमा होंगे, मैं भी उनमें से एक हूँगा। उन लोगों में वह भी तकरीर सुनने जाएगा, मगर घरेलू जिंदगी में उसे कोई आसूदगी नहीं मिलती। वह दफ्तर में सेठ की गालियां सुनता है और घर में अपनी बीवी की गालियां सहता है, क्योंकि तंगदस्ती की हालत में उसकी बीवी हमेशा अपने शौहर से लड़ती रहती है, गाली गलौज करती रहती है। चौथी साड़ी करमजी रंग की साड़ी जब्बू भैया की औरत लड़िया की है। जब्बू भैया लड़िया को खरीद कर लाते हैं। 5वीं साड़ी का किनारा गहरा नीला है। ये मंजूला की साड़ी है। मंजूला के ब्याह को अभी 6 माह नहीं हुए। उसका खावंद गुज़िश्ता माह चरखी के घूमते हुए पट्टे की लपेट में आए मारा गया और अब 16 वर्ष की खूबसूरत मंजूला बेवा है। कम उम्र में ही मंजूला बेवा हो जाती है। छठी साड़ी का रंग लाल है, लेकिन इसे यहाँ नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके पहनने वाली मर चुकी है। फिर भी ये साड़ी यहाँ जंगले पर बदस्तूर मौजूद है। रोज की तरह ढीली ढाली हवा में झूल रही है। ये माई की साड़ी है। हमारे चौल के दरवाजे के करीब अंदर खुले आंगन में रहा करती है। माई का खुद का घर नहीं है, उसके सर पर कोई छत नहीं है। वो खुले आंगन में अपनी जिंदगी को बसर करती है। उस दिन मंगरू के हड़ताल में गोली चली और बुढ़िया को गोली लगने से उसकी मौत वाकया हुई। ये लो, बातों बातों में वजीर आजम साहब की गाड़ी निकल
निकल गई। जहाँ 6 साड़ियों का तारुफ कराते, जहाँ 6 साड़ियों की तारुफ उन्होंने कराया, और जब जैसे ही तारुफ कराने के बाद वहां से वजीर आजम गुजरते हैं, वह यहाँ नहीं ठहरी। कृष्णचंद्र कहते हैं उनकी गाड़ी जो है अब यहाँ नहीं ठहरी, वो यहाँ से इन 6 साड़ियों को जो महालक्ष्मी के पुल के ऊपर लहरा रही थी, उनको देखे हुए बगैर हमारे वजीर आजम जो है वो चले जाते हैं, उनकी गाड़ी वहां नहीं रुकती। अब यहाँ देखिए कृष्णचंद्र कहते हैं कि इन हुक्मरानों को रुकने की क्या जरूरत है। कहते हैं कि इन हुक्मरानों को रुकने की क्या जरूरत है। उनका ख्याल था कि वजीर आजम साहब दर्शन देने के लिए गाड़ी से निकलकर थोड़ी देर के लिए प्लेटफॉर्म पर ठहरेंगे। उन्होंने ये ख्याल रखा था कि शायद जहां वो तकरीर करने आ रहे हैं वहां से जब वो गुजरेंगे तो वहां भी वो रुकेंगे, और वहां की बदहाली, वहां की बेबसी, जो साड़ियां लटक रही थी, वो उन्हें देखेंगे और पूछेंगे कि ये आखिर ये किसकी साड़ियां है, यहाँ के रहने वाले किस तरह से लोग रहते हैं, शायद उनको देखकर उन्हें कोई मदद मिल सके। पर ऐसा नहीं होता है, उनकी गाड़ी वहां रुकती नहीं है और वह गाड़ी वहां से चली जाती है। और शायद हवा में झूलती हुई इन 6 साड़ियों को भी देख लेंगे जो महालक्ष्मी के पुल के बाएं तरफ लटक रही है। ये 6 साड़ियां जो बहुत मामूली औरतों की साड़ियां हैं, ऐसी मामूली औरतें जिनसे हमारे देश के छोटे छोटे घर बनते हैं, जहां एक कोने में चूल्हा जलता है, सुलगता है, एक कोने में पानी का घड़ा रखा है, ऊपरी ताकछे में शीशा है, कंघी है, सिंदूर की डिबिया है, काठ पर नन्ना सो रहा है, अलगनी पे कपड़े टंगे सूख रहे हैं। ये इन छोटे छोटे लाखों करोड़ों घरों को बनाने वाली औरतों की साड़ियां हैं, जिन्हें हम हिंदुस्तान कहते हैं। ये औरतें जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चों की माएँ हैं, हमारे भूले भाइयों की अजीज बहनें हैं, हमारे मासूम मोहब्बतों का गीत है, हमारे 5000 साल तहजीब का सबसे ऊंचा निशान है। वजीर आजम साहब, ये हवा में झूलती हुई साड़ियां तुमसे कुछ कहना चाहती है, तुमसे कुछ मांगना चाहती है। ये कोई बहुत बड़ी कीमती चीज तुमसे नहीं मांगती है। ये कोई बड़ा ओहदा और बड़ी मोटर कार, कोई परमिट, कोई ठेका, कोई प्रॉपर्टी, ये ऐसी किसी चीज की तालिब नहीं। ये तो जिंदगी की बहुत छोटी चीजें मांगती है। देखिए, कोई भी जो भी इंसान जो गुर्बत के मारे होते हैं, गरीब होते हैं, उन्हें ऐश व इशरत की ख्वाहिश नहीं होती है। वो सिर्फ अपनी जरूरत के लिए ही जीते हैं और एक आस लगी रहती है कि शायद कहीं से उन्हें कोई गैबी मदद मिल जाए या कोई फरिश्ता आ जाए ताकि उनकी मदद हो सके। शायद अफसाना निगार भी यही दिखाना चाह रहा है कि महालक्ष्मी के पुल के पास जो लोग रहते हैं वो किस तरह से रहते हैं, उनकी जिंदगी कितनी तंगदस्ती में घिरी हुई है, उन्हें कितनी जरूरत है, हमारी हुक्मरानों की जरूरत है ताकि उनकी उस पर नजर पड़े और उनकी कुछ मदद हो सके। ऐसे लोग कभी भी ज्यादा ऊपर तक सोचते नहीं है, ना ही ज्यादा ख्वाहिश रखते हैं। इनकी बस छोटी सी ख्वाहिश होती है ताकि वो अपनी छोटी सी जिंदगी ऐसे बिता सके। देखिए ये शांताबाई की, अब यहाँ पर देखिए कितनी खूबसूरत अंदाज में हमारे अफसाना निगार ने दिखाने की कोशिश की है उन 6 साड़ियों को, जो वो चाहते थे कि वजीर आजम देखें और उन्हें महसूस करे कि वो साड़ी क्या बयान कर रही है। देखिए ये शांताबाई की साड़ी है जो अपने बचपन की खोई हुई धंक तुमसे मांगती है। ये जेवनाबाई की साड़ी है जो अपनी आंख की रोशनी और बेटी की इज्जत मांगती है। इन गुर्बती और तंगदस्ती की वजह से जेवनाबाई की बेटी गलत काम पर लग जाती है, वो अपनी इज्जत बेचने लगती है। वो उसकी साड़ी ये बयान करती है कि काश अगर उसकी जिंदगी में थोड़ी सी भी
अगर सहारा मिल गया होता तो आज इसकी बेटी इस मोड़ पे खड़ी ना होती। ये सावित्री की साड़ी है, जिसके गीत मर चुके हैं और जिसके पास अपने बच्चों के लिए स्कूल की फीस नहीं। ये लड़ियां है। सावित्री की हालत ऐसी है, उसके 8 बच्चे हैं, पर वो अपने बच्चों को सही तरीके से परवरिश भी नहीं कर पाती है। 3 टाइम का खाना भी सही से उन लोगों का नहीं आ पाता है और ना ही स्कूल की फीस अदा कर पाती है। ये साड़ियाँ इनकी कहानियां बताती है। ये लड़ियां है जिसका खावन बेकार है और जिसके कमरे में एक तोता है जो 2 दिन का भूखा है। इनके यहाँ भी देखिए एक अलग सी कहानी बयान कर रही है कि इस घर में खावन तो है पर वो बेकार है, उसके पास कोई काम नहीं है। और जाहिर सी बात है, अगर किसी के पास कोई काम ना हो तो वो इंसान किस तरह से अपने हाल को, अपनी जिंदगी को गुजार पाएगा। और उसके घर में एक तोता भी है जो 2 दिन का भूखा है। ये नन्ही दुल्हन की साड़ी है। ये नन्ही दुल्हन की साड़ी है जिसके खावन की जिंदगी चमड़े के पट्टे से भी कम कीमती है। यानी ये उस दुल्हन की साड़ी है जो बहुत ही कम उम्र में बेवा हो जाती है। ये बुद्धि भंगन की लाल साड़ी है जो बंदूक की गोली को हल्के फौल में तब्दील कर देना चाहती है। ये वही औरत है जो जिसे गोली लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन वजीर आजम साहब की गाड़ी नहीं रुकी और वह इन 6 साड़ियों को नहीं देख सकते और तकरीर करने के लिए चौपाटी चले गए। उनका इन्हें अफसोस हुआ। यहाँ पर किनका अफसोस हुआ? जो लोग वहां बेकरार होकर उनका इंतजार कर रहे थे कि अब वजीर आजम साहब आएंगे और हमारी जो है तकलीफें दूर हो जाएंगी, पर ऐसा नहीं होता है और उनको वहां से चले जाने की वजह से उन्हें जो है तकलीफ होती है, अफसोस होता है कि अगर वजीर आजम यहाँ रुकते तो इन साड़ियों को देखते और पूछेंगे कि ये किन की साड़ियां हैं और गरीबों का कुछ मादवा करेंगे, इनकी कुछ मदद करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं, और उन्होंने ऐसा नहीं हुआ और उन्होंने देखा ही नहीं किसकी साड़ियां हैं, कौन है, किस तरह के लोग रहते हैं, और वह ऐसे ही गुजर गए। जहां ऊंची चिमनियों वाले कारखानों के मालिक या ऊंची ऊंची तनख्वाह पाने वाले रहते हैं, वो अमीर लोगों की है। अफसाने के आखिर में मुसन्निफ यहाँ पर ऊंची ऊंची चिमनियों वाले कारखानों के मालिक या ऊंची ऊंची तनख्वाह पाने वाले की तरफ मुखातिब होकर अफसाना निगार कहते हैं कि जो एक तरफ बाएं तरफ जो साड़ियां झूल रही थी, लटक रही थी, लहरा रही थी, वो गरीब लोगों की थी, और एक तरफ जो साड़ियां लहरा रही थी वो जो है कीमती यानी अमीर लोगों के यहाँ से आई हुई थी और वहां लहरा रही थी। तो वजीर आजम साहब जो थे उस तरफ ही अपना तकरीर करने गए हुए थे। इसलिए अफसाना निगार आखिर में कहता है कि हम सबसे मुखातिब होकर कहता है कि आप किस तरफ जाना पसंद करेंगे, गरीबों की तरफ या उम्रह की तरफ? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। इनका कहने का ये मतलब है कि जब दो पहलुओं को दिखाया जा रहा है, एक अमीर एक गरीब, जाहिर सी बात है गरीबों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, अक्सर अमीरों की चमक धमक पर ही लोग गुम हो जाते हैं। तो वजीर आजम साहब भी वही उनका भी वही हाल था। वो जो है गरीब बस्तियों की तरफ नजरअंदाज करते हुए वो उन अमीरों की चमक धमक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारे ये जो अफसाना निगार है वो ये कहते हैं कि जब भी आप अगर उस तरफ से गुजरेंगे तो आप उस बाएं तरफ की लहराती हुई साड़ियों की तरफ एक नजर जरूर देखेंगे और खुद ही वो साड़ियां आपको अपनी कहानी बयान करते हुए नजर आएगी। अगर आप उस साड़ियों को गहराई से देखेंगे तो अफसाने के मुताले से ये बात वाज़ेह हो जाती है। कृष्णचंद्र की इनफरादी इस बात में पोशीदा है कि वह इंसानी इक़्तिदार के इल्मबरदार हैं। जिस जमाने में वह सांस ले रहे थे वह
मुल्की सतह पर भी और बिनुल-अक़वामी सतह पर भी इंसानियत की पामाली से मुतासिर थे। यानी वो जो यानी कृष्णचंद्र जो थे वो इंसान के बीच में रहते थे और उनसे दर्दमंदी, गरीबों से हमदर्दी उनके अंदर पाई जाती है और वो उन चीज को महसूस करते थे और अपने अफसानों के जरिए उसे बयां करते थे। इनकी खसूसियत है कि वह दर्दमंद दिल रखते थे और गरीबों की सतह से नीचे रहते वाले इंसानों की माशी बदहाली, नफ्सियाती उलझनों और बेचारगियों को जाती तौर पर महसूस करते थे और यही अलमना और दिलदोज एहसास इनके अफसानों का मुहर्रिक बन गया और इनके जज्बाती और ज़हनी कैफियत उजागर हुई। यहाँ में बकौल एहतसाम हुसैन ने इस अफसाने के लिए कृष्णचंद्र के ऊपर लिखते हैं कि मुझे कृष्णचंद्र इसलिए पसंद है कि इनके अफसानों में मौज़ूआत का तनव्वु बहुत है। मुझे कृष्णचंद्र इसलिए पसंद है कि इनके अफसानों में मौज़ूआत का तनव्वु बहुत है। कृष्णचंद्र के मुशाहदा की दुनिया वसी है और इनकी अकाबी निगाह जिंदगी में रब्त और बेरब्ती दोनों को अंदर बाहर से देख लेती है। यहाँ मैंने अफसाने का तबसरा खुलासा बयान किया है। अब मैं चाहूंगी कि मैं अफसाने को भी रीड करके पढ़ा दूं, क्योंकि मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं आपको अफसाने का तबसरा और खुलासा बयान कर दूं ताकि आपको कहानी समझ में आ जाए कि अफसाने में क्या है, और जो है उसके बाद में अफसाने को रीड करके पढ़ा दूंगी ताकि आप अफसाने को पूरी तरह एक एक किरदार उनकी कहानी आप लोगों को समझ में आ जाए। आइए अब हम अफसाना पढ़कर सुनाते हैं। महालक्ष्मी के स्टेशन के पार लक्ष्मी का एक मंदिर है। इसे लोग रेस कोर्स भी कहते हैं। इस मंदिर में पूजा करने वाले हारते ज्यादा हैं, जीतने बहुत कम है। महालक्ष्मी स्टेशन के पार एक बहुत बड़ी बदरूह है जो इंसानी जिस्मों की गलाजत को अपने मुत्तफिन पानियों में घोलती हुई शोहरत से बाहर चली जाती है। मंदिर में इंसान के दिल की गलाजत धुलती है और इस बदरूह में इंसान के जिस्म की गलाजत, और दोनों के बीच में महालक्ष्मी का पुल है। महालक्ष्मी के पुल के ऊपर बाएं तरफ लोहे के जंगले पर 6 साड़ियां लहरा रही है। पुल के इस तरह हमेशा इस मकाम पर चंद साड़ियां लोहे के जंगले पर साड़ियां लहरा रही है। पुल के इस तरह हमेशा इस मकाम पर चंद साड़ियां लहराती रहती है। ये साड़ियां कोई बहुत कीमती नहीं है, इनके पहनने वाले भी कोई बहुत ज्यादा कीमती नहीं है। ये लोग हर रोज साड़ियों को धोकर सूखने के लिए डाल देते हैं और रेलवे लाइन के आर पार जाते हुए लोग महालक्ष्मी स्टेशन पर गाड़ी का इंतजार करते हुए लोग गाड़ी की खिड़की और दरवाजों से झांक कर बाहर देखने वाले लोग अक्सर इन साड़ियों को हवा में झूलता हुआ देखते हैं। वह इनके मुख्तलिफ रंग देखते हैं, भूरा, गहरा भूरा, मटमैला नीला, करमजी भूरा, गंदा सुर्ख किनारा, गहरा नीला और लाल। वह लोग अक्सर इन्हीं रंगों को फिजा में फैले हुए देखते हैं। एक लम्हे के लिए दूसरे लम्हे में गाड़ी पुल के नीचे से गुजर जाती है। इन साड़ियों के रंग अब जाजिब नजर नहीं रहे। किसी जमाने में मुमकिन है जब ये नई खरीदी गई हो, इनके रंग खूबसूरत और चमकते हुए, मगर अब नहीं है। मतवातिर धोए जाने से इनके रंगों की आब व ताब मर चुकी है और अब ये साड़ियां अपने फीके सीठे रोजमर्रा के अंदाज को लिए बड़ी बेदिली से जंगले पर पड़ी नजर आती है।
आप दिन में इन्हें 100 बार देखें, आपको कभी खूबसूरत दिखाई ना देंगे। ना इनका रंग रूप अच्छा है, ना इनका कपड़ा। ये बड़ी सस्ती घटिया किस्म की साड़ियां हैं। हर रोज धुलने से इनका कपड़ा अभी तार तार हो रहा है। इनमें कहीं कहीं रोजन भी नजर आते हैं। कहीं इधर कहीं उधर, कहीं इधर इधरे हुए टांके हैं, कहीं बदनुमा दाग जो इस कदर पायदार हैं, कि धोए जाने से भी नहीं धुलते बल्कि और गहरे होते जाते हैं। मैं इन साड़ियों की जिंदगी को जानता हूँ, क्योंकि मैं उन साड़ियों को जानता हूँ जो इन साड़ियों को इस्तेमाल करते हैं। वह लोग महालक्ष्मी के पुल के करीब ही बाएं तरफ 8 नंबर की चौल में रहते हैं। ये चौल मतवाली नहीं है, बड़ी गरीब की चौल है। मैं भी इसी चौल में रहता हूँ, इसलिए आपको इन साड़ियों और इनके पहनने वालों के मुतालिक सब कुछ जानता हूँ। अभी वजीर आजम की गाड़ी आने में बहुत देर है, आप इंतजार करते करते उकता जाएंगे। इधर ये जो भूरे रंग की साड़ी लटक रही है, शांताबाई की साड़ी है। इसके करीब जो साड़ी लटक रही है वह भी आपको वह भी आपके भूरे रंग की साड़ी दिखाई देती होगी, मगर वह तो गहरे भूरे रंग की है। आप नहीं, मैं उसका रंग भूरा रंग देख सकता हूँ, क्योंकि मैं इसे उस वक्त से जानता हूँ जब इसका रंग चमकता हुआ गहरा उभरा हुआ था। और अब इस दूसरी साड़ी का रंग भी वैसा ही भूरा है जैसा शांताबाई की साड़ी का। और शायद आप इन दोनों साड़ियों में बड़ी मुश्किल से कोई फर्क महसूस कर सके। मैं भी जब इनके पहनने वालों की जिंदगियों को देखता हूँ तो बहुत कम फर्क महसूस करता हूँ, मगर ये पहली साड़ी जो भूरे रंग की है वह शांताबाई की साड़ी है। और जो दूसरे भूरे रंग की है और जिसका रंग गहरा भूरा सिर्फ मेरी आंखें देख सकती है, वह जीवनाबाई की साड़ी है। शांताबाई की जिंदगी भी उसकी साड़ी की तरह भूरी है। शायद शांताबाई बर्तन मांजने का काम करती है। इसके 3 बच्चे हैं, एक बड़ी लड़की है, 2 छोटे लड़के हैं। बड़ी लड़की की उम्र 6 साल होगी, सबसे छोटा लड़का 2 साल का है। शांताबाई का खावंद 7 मिल के कपड़ खाते में काम करता है। इसे बहुत जल्द जाना होता है, इसलिए शांताबाई अपने खावंद के लिए दूसरे दिन की दोपहर का खाना रात ही को पका के रखती है, क्योंकि सुबह इसे खुद बर्तन साफ करने के लिए और पानी धोने के लिए दूसरों के घरों में जाना होता है। और अब वह साथ में अपनी 6 वर्ष की लड़की को भी ले जाती है और दोपहर के करीब वापस चौल में आती है। वापस आके वह नहाती है और अपनी साड़ी धोती है और सुखाने के लिए पुर के जंगले पर डाल देती है, और फिर एक बेहद गलीज और पुरानी धोती पहनकर खाने पकाने में लग जाती है। शांताबाई के घर चूल्हा उस वक्त सुलगता है जब दूसरों के यहाँ चूल्हे ठंडे हो जाएं, यानी दोपहर को 2 बजे और रात के 9 बजे। इन औकात में इधर और उधर से दोनों वक्त घर से बाहर बर्तन मांजने और पानी धोने का काम करना होता है। अब तो छोटी लड़की भी उसका हाथ बटाती है। शांताबाई बर्तन साफ करती है, छोटी लड़की बर्तन धोती जाती है। वह 3 बार ऐसा हुआ कि छोटी लड़की के हाथ से चीनी के बर्तन गिरकर टूट गए। अब मैं जब कभी छोटी लड़की की आंखें सूजी हुई और उसके गाल सुर्ख देखता हूँ तो समझ जाता हूँ कि किसी बड़े घर में चीनी के बर्तन टूटे हैं। और उस वक्त शांता भी मेरे नमस्ते का जवाब नहीं देती। जलती फनती
बड़बड़ाती चूल्हा सुलगाने में मसरूफ हो जाती है और चूल्हे में आग कम और धुआं ज्यादा निकालने में कामयाब हो जाती है। छोटा लड़का जो 2 साल का है छोटा लड़का जो 2 साल का है धुएं से अपना दम घुटता देखकर चीखता है, तो शांताबाई उसके चीनी ऐसे नाजुक रुखसार पर जोर जोर की चपटे लगाने से बाज नहीं आती। उस पर बच्चा और ज्यादा चीखता है। यूं तो ये दिन भर रोता रहता है क्योंकि इसे दूध नहीं मिलता और इसे अक्सर भूख रहती है और 2 साल के उम्र में इसे बाजार की रोटी खाना पड़ती है। इसे अपनी माँ का दूध दूसरे भाई बहन की तरह सिर्फ पहले 6-7 माह नसीब हुआ और भी बड़ी मुश्किल से, फिर ये भी खुश्क बाजरी और ठंडे पानी पर पलने लगा। हमारे चौल के हमारे सारे बच्चे इसी खुराक पर चलते हैं। वह दिन भर नंगे रहते हैं और रात को गुदरी ओढ़कर सो जाते हैं। सोते में भी वह भूखे रहते हैं और जागने में भी भूखे रहते हैं। और जब शांताबाई के खावंद की तरह बड़े हो जाते हैं तो फिर दिन भर बाजरी और ठंडा पानी पी पी कर काम करते हैं और इनकी भूख बढ़ती जाती है और हर वक्त मादे के अंदर और दिल के अंदर और दिमाग के अंदर बोझल सी धमक महसूस करते हैं। और जब फुकार मिलती है तो उनमें से कई एक सीधे ताड़ी खाने का रुख करते हैं। ताड़ी पीकर चंद घंटों के लिए ये धमक झायल हो जाती है, लेकिन आदमी हमेशा तो ताड़ी नहीं पी सकता। एक दिन पिएगा, 2 दिन पिएगा, तीसरे दिन की ताड़ी के पैसे कहाँ से लाएगा? आखिर खोली का किराया देना है, राशन का खर्चा है, भाजी तरकारी है, तेल और नमक है, बिजली और पानी है। शांताबाई की भूरी साड़ी है जो 6-7वें बार तार तार हो जाती है। कभी 7 माह के ज्यादा नहीं चलती। ये मिल वाले भी 5 रुपये 4 आने में कैसी खद्दी नखी साड़ी देते हैं। इनके कपड़े में जरा जान नहीं होती। 6ठे माह से जो तार तार होना शुरू होता है तो 7वीं माह बड़ी मुश्किल से जोड़ के गांठ के टांगे लगाकर काम देता है और फिर वही 5 रुपये 4 आने खर्च करना पड़ते हैं और वही भूरे रंग की साड़ी आ जाती है। शांता को ये रंग बहुत पसंद है, इसलिए कि ये मैला बहुत देर में होता है। इसे घरों में झाड़ देना होती है, बर्तन साफ करते होते हैं, तीसरी चौथी मंजिल तक पानी धोना होता है। वह भूरा रंग पसंद नहीं करेगी तो क्या खिलते हुए सुर्ख रंग, गुलाबी, बसंती, तारीखी पसंद करेगी? वह इतनी बेवकूफ नहीं। वह 3 बच्चों की माँ है, लेकिन कभी इसके ये शौक रंग भी देखे थे, पहने थे। इन्हें अपने धड़कते हुए दिल के साथ प्यार किया था जब वह धार में अपने गांव में थी, जहां इसके बादलों में शोख रंगों वाली धंग दिखी थी, जहां मैलों में इसके शोख रंग नाचते हुए देखे थे, जहां इसके बाप के धान के खेत थे। ऐसे शोख हरे हरे रंग के खेत और आंगन में पेड़ों का पेड़, जिसके डाल डाल से वह पेड़ों तोड़ तोड़ कर खाया करती थी। जाने अब पेड़ों में वह मजा ही नहीं है, वह शेरनी और घुलावट ही नहीं। 2 रंग वह चमक दमक कहाँ जाके मर गई और सारे रंग क्यों एक लख्त भूरे हो गए। शांताबाई कभी बर्तन मांजते मांजते खाना पकाती, अपनी साड़ी धोते इसे पुल के जंगले पर लाकर डालते हुए ये सोचा करती और इसकी भूरी साड़ी से पानी के कतरे आंसुओं की तरह रेल की पटरी पर बहते जाते हैं और दूसरे देखने वाले लोग एक भूरे रंग की बदसूरत औरत को पुल के अपने जंगले पर एक भूरी साड़ी को फैलाते देखते हैं और बस दूसरी लम्हे गाड़ी पुल के नीचे से गुजर जाती है। जीवनाबाई की साड़ी, जो शांताबाई की साड़ी के साथ लटक रही है, गहरे भूरे रंग की है। बज़ाहिर
इसका रंग शांताबाई की साड़ी से भी फीका नजर आएगा, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो इस फीकेपन के बावजूद ये आपको गहरे भूरे रंग की नजर आएगी। ये साड़ी भी 5 रुपये 4 आने की है और बड़ी बोसीदा है। दो एक जगह से फटी हुई थी, लेकिन अब वहां पर टांगे लग गए हैं और इतनी दूर से मालूम भी नहीं होते। हाँ, आप वह बड़ा टुकड़ा जरूर देख सकते हैं जो गहरे नीले रंग का है। और इस साड़ी के बीच में जहां से ये साड़ी बहुत फट चुकी थी लगाया गया है, ये टुकड़ा जेवनाबाई की उससे पहली साड़ी का है और दूसरी साड़ी को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। जेवनाबाई बेवा है और इसलिए वह हमेशा पुरानी चीजों से नई चीजों से ढंग से सोचा करती है, पुरानी यादों से नई यादों की तलखियों को भूल जाने की कोशिश करती है। जेवनाबाई अपने खावंद के लिए रोती रहती है, जिसने एक दिन इसे नशे में मार मार कर इसकी आंख काफी कर दी थी। वह इसलिए नशे में था कि वह इस रोज मिल से निकाला गया था। बुद्धा धंडवाब मिल में किसी काम का नहीं रहा। वह बहुत तजुर्बेकार था, लेकिन इसके हाथों में इतनी ताकत न रही थी कि वह जवान मजदूरों का मुकाबला कर सकता है, बल्कि वह तो अब दिन रात खांसी में मुब्तला रहने लगा है। कपास के नन्हे नन्हे रेशे इसके फेफड़ों में जाके ऐसे धंस गए थे जैसे चरखियों और ईंटों में सूत के छोटे छोटे महीन धागे फंस कर लग जाते हैं। मिल के मालिक ने इस खांसी की खतरनाक घंटी को सुना और ढूंढकर मिल से निकाल दिया। ढंडुआ इसके 6 माह बाद मर गया। जेवनाबाई को इसके मरने का बहुत गम हुआ। क्या हुआ अगर गुस्से में आके एक दिन इसने जेवनाबाई की आंख निकाल दी। 30 साल की शादी शुदा जिंदगी एक लम्हे पर कुर्बान नहीं की जा सकती और इसका गुस्सा बजा था। अगर मिल मालिक ढूंढ को यूं बेकसूर नौकरी से अलग ना करता तो क्या जेवनाबाई की आंख निकल सकती थी? ढूंढवा ऐसा ना था, इसे अपनी बेकारी का गम था, अपनी 35 साल मुलाजमत से बरतरफ होने का रंज था और सबसे बड़ा रंज इसे इस बात का था कि मिल मालिक ने चलते वक्त इसे एक ढेला भी तो नहीं दिया था। 35 साल पहले जैसे ढूंढवा खाली हाथ मिल में काम करने आया था, उसी तरह खाली हाथ वापस लौटा और दरवाजे से बाहर निकलने पर और अपना नंबरी कार्ड पीछे छोड़ आने पर इसे एक धचका सा लगा। बाहर आके इसे ऐसा मालूम हुआ कि जैसे इन 35 सालों में किसी ने इसका सारा रंग, इसका सारा खून, इसका सारा रस चूस लिया और इसे बेकार समझकर बाहर कोड़े करकट के ढेर पर फेंक दिया। और ढूंढवा बड़ी हैरत से मिल के दरवाजे को और इस बड़ी चिमनी को देखने लगा जो बिल्कुल इसके सर पर खौफनाक देव की तरह आसमान से लगी खड़ी थी। यकायक ढूंढने के गम और गुस्से से अपने हाथ मले जमीन पर जोर से थूका और फिर तारी खाने चला गया। लेकिन जेवना की एक आंख जब भी ना जाती अगर इसके पास इलाज के लिए पैसे होते हैं। 2 आंख तो गुलगुल कर सड़ कर खैराती अस्पतालों में डॉक्टरों और कंपाउंडरों और नर्सों के बाहतियातों, गालियों और लापरवाहियों का शिकार हो गई। और जब जेवना अच्छी हुई तो ढंडवा बीमार पड़ गया और ऐसा बीमार पड़ा कि फिर बिस्तर से ना उठ सका और वह उसकी मौत हो गई। तीसरी साड़ी का रंग मतमीला नीला है, यानी नीला भी है और मैला भी और मटियाला भी है। कुछ ऐसा अजब सा रंग है जो बार बार धोने पर भी नहीं निखरता बल्कि गलीज हो जाता है। ये मेरी बीवी की साड़ी है। मैं फोर्ट में धू भाई की फर्म में कलर करता हूँ। मुझे 65 रुपये तनख्वाह मिलती है। 7 मिल और बक्सर या मल के मजदूरों को यही तनख्वाह मिलती है, इसीलिए मैं भी इनके साथ 8 नंबर की खौली में रहता हूँ। मगर मैं मजदूर नहीं हूँ, क्लर्क हूँ। मैं फोर्ट में नौकर हूँ। मैं 10वीं पास हूँ।
मैं टाइप कर सकता हूँ, मैं अंग्रेजी में अर्जी भी लिख सकता हूँ, मैं अपने वजीर आजम की तकरीर जलसे में सुनकर समझ भी सकता हूँ, समझ लेता हूँ। आज इनकी गाड़ी थोड़ी देर में महालक्ष्मी के पुल पर आएगी, नहीं वह रेस कोर्स नहीं जाएंगे, वह समुद्र के किनारे एक शानदार तकरीर करेंगे। इस मौके पर लाखों आदमी जमा होंगे, इन लाखों में मैं भी एक हूँगा। मेरी बीवी को अपनी वजीर आजम की बातें सुनने का बहुत शौक है, मगर मैं इसे अपने साथ नहीं ले जा सकता क्योंकि हमारे 8 बच्चे हैं और घर में हर वक्त परेशानी रहती है। जब देखो कोई ना कोई चीज कम हो जाती है, राशन तो रोज कम पड़ जाता है, अब नल में पानी भी कम आता है, रात को सोने के लिए जगह भी कम पड़ती है और तनख्वाह इस कदर कम पड़ती है कि महीने में सिर्फ 15 दिन चलती है। बाकी 15 दिन सूद खुरपथान चलाता है और भी कैसे गालियां बकता है। मेरे 8 बच्चे हैं मगर ये स्कूल में नहीं पढ़ते, मेरे पास इनके फीस के पैसे भी नहीं होंगे। पहल जब मैंने ब्यात किया था और सावित्री को अपने घर यानी इस खोली में लाया था तो मैं बहुत कुछ सोचा था। इन दिनों सावित्री भी बड़ी अच्छी बातें सोचा करती है। जब वो मुस्कुराती थी तो सिनेमा की तस्वीर की तरह खूबसूरत दिखाई दिया करती थी। अब वो मुस्कुराहट न जाने कहाँ चली गई, इसकी जगह एक मुतअत्तिल त्योरी ने ले लिया। वह जरा सी बात पर बच्चों को बेतहाशा पीटना शुरू कर देती है और मैं तो कुछ भी कहूँ, कैसे भी कहूँ, कितनी ही लजाजत से कहूँ, वह बस काट खाने को दौड़ती है। चौथी साड़ी करमजी रंग की है और करमजी रंग में भूरा रंग भी झलक रहा है। यूं तो ये सब मुख्तलिफ रंगों वाली साड़ियां हैं, लेकिन भूरा रंग इन सब में झलकता है। ऐसा मालूम होता है जैसे इन सब की जिंदगी एक है, जैसे इन सब की कीमत एक है, जैसे ये सब जमीन से कभी ऊपर नहीं उठेंगी, जैसे उन्होंने कभी शबनम में हंसती हुई, ढंग उफक पर चमकती हुई, सफक बादलों में लहराती हुई बर्क नहीं देखी। जैसे शांताबाई की जवानी है, वह जयना का बुढ़ापा है, वह सावित्री का अधेरपन है। जैसे सब साड़ियां जिंदगियां एक रंग, एक सतह, एक तवातिर, एक तसलसल, यकसानियत लिए हुए हवा में झूलती है। शुरू में तो जब्बू को ऐसी शादी पर चारों तरफ से गालियां पड़ी। वह खुद भी लड़िया को बड़े सभा की नजरों से देखता और कई बार बिला वजह अपने बेटा और खुद भी मिल से गैर हाजिर रहकर उसकी निगरानी करता रहा। मगर आहिस्ता आहिस्ता लड़िया ने अपना एतबार सारी चौल में कायम कर लिया। लड़िया कहती थी कि औरत सच्चे दिल से बदमाश के पल्ले पड़ना पसंद नहीं करती। वह तो एक घर चाहती है, चाहे वह छोटा ही सा हो। वह एक खावन चाहती है जो इसका अपना हो, चाहे वह झब्बू भैया ऐसा हर वक्त शोर मचाने वाला जवान दराज से की खुर ही क्यों ना हो। वह एक नन्हा बच्चा चाहती है, चाहे वह कितना ही बदसूरत क्यों ना हो। और अब लड़िया के पास भी घर था और जब्बू भैया भी था, और अगर बच्चा नहीं था तो क्या हुआ, हो जाएगा, और अगर नहीं होता तो भगवान की मर्जी, ये मियाँ मिट्ठू इसका बेटा बनेगा। 5वीं साड़ी का किनारा गहरा नीला है। साड़ी का रंग गदला सुर्ख है, लेकिन किनारा गहरा नीला है और इसके नीले में अब भी कहीं कहीं चमक बाकी है। ये साड़ी दूसरी साड़ियों से बढ़िया है क्योंकि ये 5.5 रुपये 4 आने की नहीं है। इसका कपड़ा, इसकी चमक दमक कह देती है कि ये इनसे जरा मुख्तलिफ है। आपको दूर से ये मुख्तलिफ मालूम नहीं होती। इसकी चमक दमक कह देती है कि ये इनसे जरा मुख्तलिफ है। आपको दूर से ये मालूम नहीं होगी कि मगर मैं जानता हूँ कि ये इनसे जरा मुख्तलिफ है। इसका कपड़ा बेहतर है, इसका किनारा चमकदार है, इसकी कीमत 9.25 रुपये है। ये साड़ी मंजूला की है, ये साड़ी मंजूला के ब्याह की है। मंजूला के ब्याह को अभी 6 माह भी नहीं हुए। इसका खावंद गुजिस्ता चरखी के घूमते हुए
पट्टे की लपेट में आके मारा गया और अब 16 वर्ष की खूबसूरत मंजुला बेवा है। इसका दिल जवान है, इसका जिस्म जवान है, इसकी उमंगे जवां है, लेकिन वह अब कुछ नहीं कर सकती क्योंकि इसका खावंद के एक हादसे में मर गया। वह पट्टा बड़ा ढीला था और घूमते हुए बार बार फटफटाता था और काम करने वालों के एहतजाज के बावजूद इसे मिल्क मालिकों ने नहीं बदला था क्योंकि काम चल रहा था और दूसरी सूरत में थोड़ी देर के लिए काम बंद करना पड़ता था। शायद अब मंजूला भी 5 रुपये 4 आने की साड़ी पहनेगी। इसका खावन जिंदा रहता जब कभी वह दूसरी साड़ी 5 रुपये 4 आने की लाती। इस लिहाज से इसकी जिंदगी में कोई खास फर्क नहीं आया, मगर फर्क इतना जरूर हुआ कि वह ये साड़ी आज पहनना चाहती है। एक सफेद साड़ी 5 रुपये 4 आने वाली जैसे पहनकर वह दुल्हन नहीं बेवा मालूम हो सके। ये साड़ी इसे दिन रात काट खाने को दौड़ती है। इस छठी साड़ी का रंग लाल है, लेकिन इसे यहाँ नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके पहनने वाली मर चुकी है। फिर भी ये साड़ी यहाँ जंगली पर बदस्तूर मौजूद है। रोज की तरह धुली धुलाई हवा में झूली हुई है। ये माई की साड़ी है जो हमारी चौल के दरवाजे के करीब अंदर खुले आंगन में रहा करती थी। माई का एक बेटा है सेत्तू, वह अब जेल में है। हाँ, सेत्तू की बीवी और उसका लड़का यही नीचे आंगन में दरवाजे के करीब नीचे पड़े रहते हैं। सेत्तू और सेत्तू की बीवी, इनकी लड़की और बुढ़िया माई, ये सब लोग हमारी चौल के भंगी है। इनके लिए खोली भी नहीं है और इनके लिए इतना कपड़ा भी नहीं मिलता जितना हम लोगों को मिलता है। इसलिए ये लोग आंगन में रहते हैं, वहीं खाना खाते हैं, वहीं जमीन पर पड़कर सो रहते हैं। यहीं पे ये बुढ़िया मारी गई थी। वह बड़ा सुराख जो आप इस साड़ी में देख रहे हैं, पल्लू के करीब ये गोली का सुराख है। ये कारतूस की गोली माई को भंगियों की हड़ताल के दिनों में लगी थी। नहीं, वो इस हड़ताल में हिस्सा नहीं ले रही थी। वह बेचारी तो बहुत बूढ़ी थी, चल फिर भी नहीं सकती। इस हड़ताल में इसका बेटा सेत्तू और दूसरे भंगी शामिल थे। ये लोग महंगाई मांगते थे और खोली का किराया मांगते थे, यानी अपनी जिंदगी के लिए 2 वक्त की रोटी, कपड़ा और सर पर एक छत चाहते थे। इनके लिए इन लोगों ने हड़ताल की थी और जब हड़ताल खिलाफ कानून करार दी गई तो इन लोगों ने जुलूस निकाला और इस जुलूस में माई का बेटा सेत्तू आगे आगे था और खूब जोर शोर नारे लगाता था। फिर जब जुलूस में खिलाफ कानून करार दिया गया तो गोली चली और हमारी चौल के सामने चली। हम लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन घबराहट में चौल का दरवाजा बंद करना किसी को याद ना रहा और फिर हमें बंद कमरों में ऐसा मालूम हुआ गोया गोली इधर उधर चारों तरफ से चल रही हो। थोड़ी देर के बाद बिल्कुल सन्नाटा हो गया और जब हम लोगों ने डरते डरते दरवाजा खोला और बाहर झांक के देखा तो जुलूस तितर बितर हो चुका था और हमारी चौल के करीब बुढ़िया मर चुकी थी। ये इस बुढ़िया की लाल साड़ी है जिसका बेटा सेत्तू अब जेल में है। इस लाल साड़ी को अब बुढ़िया की बहू पहनती है। इस साड़ी को बुढ़िया के साथ जला देना चाहिए था, मगर क्या किया जाए, तन ढकना ज्यादा जरूरी है। मजदूरों की इज्जत व एहतराम से भी कहीं ज्यादा जरूरी है कि जिंदों का तन ढका जाए। ये साड़ी जलाने के लिए नहीं है, तन ढकने के लिए है। हाँ, कभी कभी सेत्तू की बीवी इसके पल्लू से अपने आंसू पोंछ लेती है क्योंकि इसमें पिछले इसी वर्ष के सारे आंसू और सारी उमंगे और सारी फतेहें और शिकस्त और सती जज्बे है। आंसू पोंछकर सेत्तू की बीवी फिर इसी हिम्मत से काम करने लगती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कहीं गोली नहीं चली, कोई जेल नहीं गया, भगन की झाड़ूआसी तरह चल रही है। ऐ लो, बातों बातों में वजीर आजम साहब की गाड़ी निकल गई। वह यहाँ नहीं ठहरी। मैं समझता था कि यहाँ जरूर
जरूरी ठहरेगी। वजीर आजम साहब दर्शन देने के लिए गाड़ी से निकलकर थोड़ी देर के लिए प्लेटफॉर्म पर टहलेंगे और शायद हवा में झूलती हुई इन 6 साड़ियों को भी देख लेंगे जो महालक्ष्मी के पुल के बाएं तरफ लटक रही है। ये साड़ियां जो बहुत मामूली औरतों की साड़ियां हैं, ऐसी मामूली औरतें जिनसे हमारे देश के छोटे छोटे घर बनते हैं, जहां एक कोने में चूल्हा सुलगता है, एक कोने में पानी का घड़ा रखा है, ऊपर एक कामचे में ताकचे में शीशा है, कंघी है, सिंदूर की डिबिया है, घाट पर नन्हा सो रहा है, खाट पर नन्हा सो रहा है, अलगनी पर कपड़े सूख रहे हैं। ये इन छोटे छोटे लाखों करोड़ों घरों को बनाने वाली औरतों की साड़ियां हैं जिन्हें हम हिंदुस्तान कहते हैं। ये औरतें जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चों की माएँ हैं, हमारे भूले भाइयों की अजीज बहनें हैं, हमारी मासूम मोहब्बतों का गीत है, हमारी 5000 साल तहजीब का सबसे ऊंचा निशान है। ये औरतें जो हमारे निशान है। वजीर आजम साहब, ये हवा में झूलती हुई साड़ियां तुमसे कुछ कहना चाहती है, तुम कुछ मांगती है, तुमसे कुछ मांगती है। ये कोई बहुत बड़ी कीमती चीज तुमसे नहीं मांगती है। ये कोई बड़ा मुल्क, बड़ा ओहदा, प्रॉपर्टी, कोई परमिट, कोई ठेका, ऐसी किसी चीज की तालब नहीं है। ये तो जिंदगी की बहुत छोटी छोटी चीजें मांगती हैं। देखिए, ये शांताबाई की साड़ी है जो अपने बचपन की खोई हुई धन तुमसे मांगती है। ये जेवनाबाई की साड़ी है जो अपनी आंख की रोशनी और अपनी बेटी की इज्जत मांगती है। ये सावित्री की साड़ी है जिसके गीत मर चुके हैं और जिसके पास अपने बच्चों के लिए स्कूल की फीस नहीं है। ये लड़िया है जिसका खावंद बेकार है और जिसके कमरे में एक तोता है और वो 2 दिन का भूखा है। ये नई दुल्हन की साड़ी है जिसके खावंद की जिंदगी चमड़े के पट्टे से भी कम कीमती है। ये बड़ी भगन की लाल साड़ी है जो बंदूक की गोली को हल्के हॉल में तब्दील कर देना चाहती है ताकि धरती से इंसान का लहू फूल बनकर खिल उठे और गंदम के सुनहरे खोशे हंसकर लहराने लगे। लेकिन वजीर आजम साहब की गाड़ी नहीं रुकी और इन 6 साड़ियों को नहीं देख सकते और तकरीर के लिए चौपाटी चले गए। इसलिए अब मैं आपसे कहता हूं, अगर कभी आपकी गाड़ी इधर गुजरे तो आप इन 6 साड़ियों को जरूर देखिए जो महालक्ष्मी के पुल के बाएं तरफ लटक रही है, और फिर इन रंगारंग रेशमी साड़ियों को भी देखिए जिन्हें धोबियों ने इसी पुल के दाएं तरफ सूखने के लिए लटका रखा है, और जो इन घरों से आई हैं जहां ऊंची ऊंची चिमनियों वाले कारखानों के मालिक या ऊंची ऊंची तनख्वाह पाने वाले रहते हैं। आप इस पुल के दाएं बाएं दोनों तरफ जरूर देखिए और फिर आप अपने आप से पूछिए कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। देखिए, मैं आपसे इस तरह की बनने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको जमाती जंग की तलकीन भी नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ चाहता हूं कि आप महालक्ष्मी के पुल के दाएं तरफ हैं या बाएं तरफ है। ये रहा अफसाने को मैंने शुरू में आपको अफसाने का तनकीदी जायजा भी बताया, खुलासा भी बताया और अफसाने को मुख्तसर तौर पर पढ़कर भी आपको सुनाया, जिससे आपको अफसाने पूरी तरह समझ में आ जाएंगी। अब मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।